नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हम आज यहाँ पर महिला परीक्षक के जो सिलेबस है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और महिला परीक्षक के सिलेबस में जो इतिहास का टॉपिक है उसके कुछ वीडियोस हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर इतिहास में जो उसमें सिलेबस में है कि स्वतंत्रता संग्राम का विषय, उस विषय को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और भारत में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसकी शुरुआत एक तरह से हमको करना चाहिए कांग्रेस की स्थापना से। तो याद रखेंगे कि हम आज जो देखने वाले हैं कांग्रेस की स्थापना और उसका भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जानकारी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा संगठन था जिसने आज़ादी में भारत के लिए योगदान दिया है, या कांग्रेस ही वो पहला संगठन था जो भारत की आज़ादी के लिए बनाया गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की आज़ादी के लिए जो पहला अखिल भारतीय स्तर पर जो संगठन बनता हुआ दिखाई देता है वो जरूर कांग्रेस है। तो अखिल भारतीय स्वरूप का जो पहला संगठन हमें दिखाई देता है वो है कांग्रेस। इसलिए हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं और कांग्रेस की स्थापना से लेकर के आज़ादी तक के इस बात को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। तो वो तिथि इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस की स्थापना की तिथि है 28 दिसंबर 1885। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 28 दिसंबर 1885 की जो तिथि है, ये डेट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी समय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके बाद अगर हम बात करें कि कहाँ पर स्थापना हुई, वो स्थान कहाँ पर है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखेंगे। उस स्थान का नाम है सेठ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई, जिसे आज आप मुंबई कहते हैं। तो ये लोकेशन भी याद रखना है, स्थापना की तिथि, स्थान, और इसके अलावा संस्थापक जो सदस्य हैं उनकी सदस्य संख्या ध्यान रखेंगे कि जब स्थापना हुई थी तो कितने सदस्य थे, तो 72। इसके अलावा क्या क्या याद रखना है, तो आपको ये भी याद रखना है कि संस्थापक कौन है। तो संस्थापक एक ब्रिटिश ही माना जाता है और वो कौन है, A.O. ह्यूम। ध्यान रखेंगे A.O. ह्यूम जो हैं वो इसके संस्थापक माने जाते हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं W.C. बनर्जी। तो ये कुछ सामान्य तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, कांग्रेस के बारे में। तो एक बार फिर से हम बात करते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हम लोग सीधा शुरू कर रहे हैं। कहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, कांग्रेस की स्थापना से। और कांग्रेस की स्थापना के बारे में आपको ये सारे छोटे छोटे तथ्य हैं पता होना चाहिए कि स्थापना की तिथि, स्थान, सदस्य संख्या, संस्थापक और अध्यक्ष, ये सब प्रथम अध्यक्ष, ये सारे प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अब हम मैंने जैसा पहले बताया कि कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारे संगठन थे, इसके पहले भी कई सारे संगठन बन चुके थे, लेकिन अखिल भारतीय स्वरूप का जो पहला संगठन बनता वो हमको दिखाई देता है वो कौन सा है, कांग्रेस है। तो ये आप अवश्य ध्यान रखेंगे। अब हम सीधी बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का क्या योगदान है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में और किस प्रकार से यहाँ से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष गति पकड़ता हुआ दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें कांग्रेस के इतिहास की या कांग्रेस के भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में योगदान की, तो इसको हम 3 भागों में बांटकर अक्सर पढ़ते हैं। कौन कौन से भागों में, तो वो आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है, कांग्रेस का उदारवादी काल, मतलब कांग्रेस के द्वारा भारत की आजादी के लिए जो प्रयास किया गया उसे प्रायः या सामान्यतः 3 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। पहला भाग है कांग्रेस का उदारवादी काल, जो कि आपको दिखाई देने वाला है 1885 से लेकर के 1905 तक। इसके बाद कांग्रेस का उग्रवादी काल, और उग्रवादी काल आपको दिखाई देगा 1905 से 1917 तक। और तीसरा दिखाई देता है आपको क्या, कांग्रेस का गांधीवादी काल, ये आपको दिखाई देगा 1917 के आसपास से 1947 तक।
तो सामान्यतः हम इन 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के पीरियड को। और उसमें जो सबसे पहला काल हमने देखा है वो क्या है, उदारवादी काल। तो कांग्रेस का उदारवादी काल, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस का वह काल जिसमें कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का पकड़ था, यानी कि ऐसे नेताओं का पकड़ था कांग्रेस के ऊपर जिनकी सोच उदारवादी थी, जिनकी सोच अंग्रेजों के प्रति नरम थी, और वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से जो जिस नीति का पालन करते थे उसमें वो अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने की कोशिश करते थे। तो पहला काल आपको याद रखना है कि क्या कहलाता है, कांग्रेस का उदारवादी काल, और ये आपको दिखाई देगा 1885 से लेकर के 1905 तक। इस काल में कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस के उदार दल के नेताओं का या उदारवादी विचारधारा के नेताओं का नियंत्रण था, जिनमें जो प्रमुख नाम आपको दिखाई देंगे वो है फिरोज शाह मेहता, इसके अलावा आपको दादा भाई नौरोजी, इसके अतिरिक्त आपको गोपाल कृष्ण गोखले। इस तरह के जो नाम हैं वो आपको दिखाई देने वाले हैं किसमें, कांग्रेस के प्रथम काल में। कौन से काल में, उदारवादी काल में। और अगर हम बात करें कि इनकी नीति क्या थी अंग्रेजों के प्रति, तो इनकी नीति अंग्रेजों के प्रति थी अनुनय और विनय की नीति। अनुनय और विनय का मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो ये अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का अपना रिश्ता खराब करने के पक्ष में नहीं थे। इनका यही सोच था कि अगर अंग्रेजों से के साथ रिश्ते अच्छे रखे जाएंगे तो वो अंग्रेज धीरे धीरे हमारी मांगों को मान लेंगे और धीरे धीरे हमें स्वशासन प्रदान कर देंगे। इस तरह का विचारधारा इनकी थी और इस विचारधारा को लेकर के ये काम कर रहे थे। और ये करते करते इनको लगभग 20 साल हो गए, और इन 20 सालों में अगर देखा जाए तो ऐसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी इस दल की और इस विचारधारा के लोगों की। और इस वजह से ही शुरुआत के 20 साल में हमें ये दिखाई देता है कि कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अगर इनकी उपलब्धि को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इन लोगों ने ये इतना काम तो जरूर किया कि इन 20 सालों में अपने इस संगठन को, जिसका नाम कांग्रेस था, इसको देश के अलग अलग कोने तक पहुंचाने का कार्य किया। और कम से कम लोगों तक ये संगठन पहुंच गया, लोगों को ये पता चल गया कि कोई एक संगठन है अखिल भारतीय स्तर पर। खासकर शिक्षित वर्ग के लोगों को पता चल गया कि एक संगठन है अखिल भारतीय स्तर पर जो लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना चाह रहा है या करने की कोशिश कर रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि अगर देखा जाए तो यही है कि इसने ये अपनी पहुंच, इस संगठन ने अपनी पहुंच लोगों तक बनाई। लेकिन अगर हम देखें कि अंग्रेजों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा या अंग्रेजों को कितना ये लोग दबा पाए, तो उस दृष्टि से शुरुआती 20 साल में बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल करता हुआ नहीं दिखाई देता कांग्रेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस काल को ही इसलिए कहा गया है क्या, उदारवादी काल, क्योंकि ये लोगों ने मतलब इस समय के कांग्रेस के लोगों ने अंग्रेजों के ऊपर किसी तरह का दबाव बनाने के लिए किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं किया। इसीलिए ये काल क्या कहला रहा है, उदारवादी काल। आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें दूसरे काल की, तो दूसरा काल क्या है, उग्रवादी काल। और ये काल आपको दिखाई देता है कब से लेकर कब तक, 1905 से लेकर 1917 तक। कांग्रेस के द्वारा अगर हम बात करें कि अगर कोई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन और अगर स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कोई बड़ा काम अगर होता हुआ दिखाई देता है तो 1905 के बाद ही शुरू होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए ये जो काल है वो उग्रवादी काल, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न बनते हैं। इस काल में हमको ये दिखाई देता है कि कांग्रेस के ऊपर जो गरम दल के विचारधारा के लोग, जो उग्र विचारधारा के लोग थे, जिनका मानना था कि आंदोलन की राजनीति करनी चाहिए, उस विचारधारा के लोगों का प्रभुत्व बढ़ता है। और इस दौरान उन लोगों ने अनेक ऐसे आंदोलन किए जिससे अंग्रेजों पर दबाव बढ़े। तीसरा जो काल है वो कौन सा है, गांधीवादी काल। गांधीवादी काल इसलिए बोला जाता है इस काल को क्योंकि इस काल में 1917 से लेकर 1947 तक भारत की राजनीति में और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के आंदोलन में सर्वाधिक प्रभाव जिस नेता का, जिस व्यक्ति का रहा, वो कौन थे, गांधी जी, महात्मा गांधी। इसलिए इस काल को हम लोग इतिहास में गांधीवादी काल के नाम से जानते हैं। तो ये 3 काल है, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए। इनमें से हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, उग्रवादी काल से, क्योंकि उदारवादी काल के बारे में जो मैंने बताया है कम से कम आप उतना ही याद रखें तो आपको काम आ जाएगा। इसके बाद उग्रवादी काल की बात करें तो कांग्रेस का उग्रवादी काल जो है वहीं से हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको घटनाएं जो हैं वहीं से होती हुई दिखाई देंगी जिनकी वजह से अंग्रेजों पर दबाव बढ़ा। तो ये कांग्रेस का उग्रवादी काल है, जिसका काल हमको कब से कब तक दिखाई देता है, 1905 से लेकर के 1917 तक दिखाई देता है। इस काल में कांग्रेस के ऊपर मैंने बोला उग्र विचारधारा के लोग, यानी कि गर्म विचारधारा के लोगों का नियंत्रण था, और इन्हें ही आप लोग गरम दल के नेता के नाम से जानते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि कांग्रेस में 2 अलग अलग विचारधारा का जन्म हो चुका था, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल उन लोगों को बोला गया जिन लोगों की विचारधारा अंग्रेजों के प्रति नरम थी, और गरम दल उन लोगों को बोला गया जो लोग अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते थे और उन नीतियों का विरोध करने के लिए वो आंदोलन की राजनीति का सहारा लेते थे। तो ये अंतर है, ध्यान रखेंगे। और ये काल जो है इस काल में कांग्रेस के ऊपर गरम दल के नेताओं का विशेष रूप से नियंत्रण दिखाई देता है। और गरम दल के जो नेता हैं उनमें बड़े नाम आपको पता ही है कि
तीन बड़े नाम दिखाई देते हैं, लाल, बाल और पाल। तो गर्म दल के नेताओं में ये तीन बड़े नाम हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और नाम दिखाई देता है अरविंद घोष या अरविंदो घोष। तो ये तीन चार बड़े ऐसे नाम हैं जो गर्म दल के विचारधारा से संबंधित थे। इनमें लाल का अर्थ लाला लाजपत राय हैं, बाल का अर्थ बाल गंगाधर तिलक हैं, पाल का अर्थ विपिन चंद्र पाल हैं और अरविंदो घोष। तो ये तीन चार बड़े ऐसे नाम हैं जो गर्म दल के विचारधारा से संबंधित नेता थे और इस काल में इनका बड़ा नियंत्रण था कांग्रेस के ऊपर और इनके द्वारा ही कहीं ना कहीं इस काल में कांग्रेस को आगे ले जाने का काम किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो काल है, इस काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हुई दिखाई देती हैं। तो इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना पहले दिखाई देती है वो है 1905 में बंगाल का विभाजन। ध्यान रखेंगे कि इसी समय हुआ था बंगाल का विभाजन 1905 में। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हमको होती हुई दिखाई देती है वो 1905 का बंगाल विभाजन है। इस बंगाल विभाजन को लागू करने वाला जो अंग्रेज गवर्नर जनरल या वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस कार्य को किया गया था। किसको? बंगाल के विभाजन को। अब हम जान लेते हैं कि बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने किया क्यों था। तो इसके पीछे अंग्रेजों के अपने तर्क थे। अंग्रेजों का कहना था कि क्योंकि बंगाल एक बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और इतने बड़े राज्य का शासन चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से उन्होंने इस राज्य को दो भागों में बांटा था। क्योंकि वास्तव में उस समय ये बंगाल बहुत बड़ा था। उस समय इस बंगाल में पूर्वी जो वर्तमान आपका पश्चिम बंगाल है वो तो आता ही है, इसके अलावा बांग्लादेश, इसके अलावा आपका झारखंड, उड़ीसा और बिहार और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो सब, ये सब बंगाल का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो क्षेत्रफल में राज्य बड़े थे, लेकिन अंग्रेजों ने जिस तरीके से बंगाल का विभाजन दो भागों में, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, वो विवाद का कारण बना। क्योंकि अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल में कोशिश की कि मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा हो और पश्चिमी बंगाल में कोशिश की कि हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा हो। तो जब ये विभाजन हो गया तो ये दिखाई देता है कि पूर्वी बंगाल जिसको विभाजित किया अंग्रेजों ने उसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे, जबकि पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे। जिसके पीछे ये उद्देश्य बताया गया है इतिहासकारों के द्वारा, खास करके भारतीय इतिहासकारों का कहना है कि इस विभाजन के पीछे अंग्रेजों की मंशा ये थी कि जहां पर जिस धर्म के लोग बहुसंख्यक होंगे वो अल्पसंख्यक धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे और इससे दोनों के बीच मतभेद पैदा होंगे, विवाद पैदा होंगे और इससे अंग्रेजों की जो फूट डालो और शासन करो की नीति है वो आगे बढ़ेगी। तो इस विचारधारा को लेकर के उन्होंने किया था, ये भारतीय इतिहासकारों का मानना है। तो जैसे ये विभाजन लागू हुआ इस विभाजन का पूरे भारत में विरोध हुआ और खास करके बंगाल के लोगों ने तो इसका खुल करके विरोध करना शुरू कर दिया। अब जब ये विभाजन लागू हो गया तो इस विभाजन को रोकने के लिए कांग्रेस के द्वारा और बंगाल के लोगों के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया इस विभाजन को रोकने के लिए। ध्यान रखेंगे कि बंगाल विभाजन जब लागू हो गया तो इस लागू हुए विभाजन को रोकने के लिए कांग्रेस और बंगाल के लोगों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था और उस आंदोलन का नाम है क्या? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो ध्यान रखेंगे कि बंगाल विभाजन के विरोध में ही कांग्रेस और अन्य लोगों के द्वारा, बंगाल के लोगों द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, जिसके अंतर्गत ये कोशिश की गई कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि वे स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दें और जो यूरोपियन वस्तुएं थी या अंग्रेजों के द्वारा वस्तुएं भारत में बेची जा रही थी उनका बहिष्कार किया जाए। तो स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना और अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का बहिष्कार करना, यही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और ऐसा करके जो भारतीय लोग थे वो ये बताना चाह रहे थे कि हमें आपका ये जो विभाजन है वो स्वीकार नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। और ये शुरू कब हुआ था? तो 1905 में। तो बंगाल विभाजन और उसके विरोध में शुरू हुआ क्या? स्वदेशी और बहिष्कार। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उद्देश्य मैंने बताया कि मुख्य उद्देश्य था बंगाल के विभाजन को रद्द करना, लेकिन ये विभाजन तुरंत तो रद्द नहीं होता है, लागू तो हो ही जाता है। जब ये विभाजन लागू हो जाता है तो हमको ये दिखाई देता है कि इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर दिखाई देते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस विभाजन के विरोध में एक दिवस मनाने की घोषणा की थी जिसका नाम है रक्षाबंधन दिवस। तो रक्षाबंधन दिवस जो है उसका उद्देश्य रविन्द्रनाथ टैगोर का ये था कि इस दिवस को मतलब जिस दिन बंगाल का विभाजन लागू हुआ था उस दिन को उन्होंने रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के जो लोग हैं वो एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध करके आपस में एकता का परिचय देंगे, इसी को कहा गया रक्षाबंधन दिवस। तो ये शुरू करवाया था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आप ये ध्यान रखेंगे।
इसके बाद जब ये आंदोलन धीरे धीरे अपनी गति पकड़ने लगा और बंगाल में लोकप्रिय होने लगा, तो यहीं से एक समस्या भी खड़ी होती है कि जो कांग्रेस में जो नए विचारधारा के लोग, जिनको हम लोग गर्म दल के लोग बोलते हैं, उन लोगों की लोकप्रियता बढ़ने लगती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को चलाने के पीछे मुख्य जो लोग थे वो कांग्रेस के गर्म दल के लोग थे। तो ये आंदोलन धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगता है, और जब ये आंदोलन लोकप्रिय होता है तो कांग्रेस के जो गर्म दल के विचारधारा के लोग थे वो ये कोशिश करते हैं कि इस आंदोलन को बंगाल से बाहर पूरे देश में फैलाया जाए। लेकिन यहीं पर एक समस्या खड़ी हो जाती है, और वो समस्या ये थी कि नरम दल के लोग इस बात का विरोध करते हैं और कहीं न कहीं दोनों के बीच मतभेद बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस मतभेद के परिणाम स्वरूप ही हमें दिखाई देता है कि 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन कहाँ पर होता है? सूरत में। और इस सूरत अधिवेशन में ध्यान रखेंगे, कांग्रेस का 1907 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस की देखिए स्थापना 1885 में हुई थी, और 1885 से 1947 तक कांग्रेस का अभी भी देखिए आगे अभी भी होता है वार्षिक अधिवेशन, तो अभी आप नहीं याद रखेंगे तब भी चल जाएगा। लेकिन 1885 से लेकर के 1947 तक के जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, जो कि हर साल 28 दिसंबर को होते हैं, उनसे जुड़े कई बार कई प्रश्न बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो वैसा ही एक वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का 1907 का कहाँ पर हुआ? सूरत में हुआ, गुजरात के शहर सूरत में। और यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि कांग्रेस जो है पहली बार उसमें विभाजन हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाती है कांग्रेस, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है कब? 1907 में। इसी बात को लेकर, मतलब ये एक प्रमुख बात थी, इसके अलावा भी कई बातें थी, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर लोगों में मतभेद पैदा होने लगा, और उसकी वजह से ही सूरत का विभाजन होता है 1907 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त अब ये बात करते हैं कि ये आंदोलन जो है वो चल तो रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य जो था कि वो था कि बंगाल के विभाजन को समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। लेकिन फिर भी अंततः जब ये अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना, तो ये उद्देश्य अंग्रेजों का भी उतना सफल नहीं होता। तो अंततः होता ये है कि अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। तो अगला जो आपको ध्यान में रखने की बात है कि बंगाल का विभाजन का रद्द होना, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये कब हुआ? तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, बंगाल विभाजन का रद्द कब होना हुआ ये? तो ये हुआ 1911 में। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि बंगाल विभाजन के पीछे जो उनकी वास्तविक मंशा थी वो सफल नहीं हो पा रही है, तो फिर उन्होंने 1911 में इस विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी। और ये विभाजन रद्द करने के लिए घोषणा करने के लिए उस समय के जो अंग्रेज लोग थे उन लोगों ने एक दरबार का आयोजन किया जिसका नाम है दिल्ली दरबार। तो अंग्रेजों के द्वारा वर्ष 1911 में दिल्ली में दिल्ली दरबार सजाया गया या दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और इस दरबार में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया किसको? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम को। तो ध्यान रखेंगे 5वें नंबर का जॉर्ज, तो जॉर्ज पंचम। तो इस दरबार में विशेष रूप से आमंत्रित हुआ कौन? ब्रिटिश सम्राट, तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम या जॉर्ज पांचवा पहला ब्रिटिश शासक था जो भारत आया था। तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में ये दरबार आयोजित किया गया, और इस दरबार को संबोधित किसने किया? तो ध्यान रखेंगे तत्कालीन समय के वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो लॉर्ड हार्डिंग ने इस दरबार को संबोधित किया, और किसकी उपस्थिति में? तो जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में। और क्या घोषणाएं की गई? तो यहाँ पर यह घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन को अब रद्द किया जाएगा। तो यहीं पर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 के दिल्ली दरबार में। किसने घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसकी उपस्थिति में? तो जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में। और यहाँ से विभाजन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से कभी कभी आ जाता है कि इसी दिल्ली दरबार में अंग्रेजों ने यह भी घोषणा कर दी 1912 से भारत की राजधानी कलकत्ता ना होकर के दिल्ली होगी। पहले अंग्रेजों के काल में भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता हुआ करती थी, अंग्रेजों ने उसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। तो अंग्रेजों ने बोला कि 1912 से अब हमारी राजधानी कलकत्ता ना होकर के क्या होगी? दिल्ली होगी। और तब से ही दिल्ली जो है भारत की राजधानी के रूप में विकसित होने लगी है, और आज भी वही है राजधानी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? बंगाल विभाजन से और उसके आसपास की घटनाओं से। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अगर अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, 1905 से जो हमने उग्रवादी काल बोला उसमें घटी अन्य घटनाओं की, तो उनमें से एक अन्य महत्वपूर्ण घटना है आपके लिए मुस्लिम लीग की स्थापना। किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग। ये भी उग्रवादी काल के चरण में हुआ। और ये स्थापना कब हुई? तो ये वर्ष आपको याद रखना होगा, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी स्थापना? तो ये ध्यान रखना है ढाका में। ढाका में स्थापना होने के बाद, ढाका भी बांग्लादेश में, ये आपको पता होना चाहिए, उसकी राजधानी है। और संस्थापक कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? तो आगा खां,
द्वितीय और सलीमुल्लाह खां, ये इसके मुख्य संस्थापकों में से एक दिखाई दे रहे हैं। तो जिस प्रकार, अब ये क्यों बना, मुस्लिम लीग क्यों बना, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों ने देखा कि कांग्रेस धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय हो रही है, तो उन्होंने लोगों के बीच एक तरह से मतभेद पैदा करने के लिए कुछ मुस्लिम लोगों को एक तरह से उनको उकसाया और उनको बोला कि आप भी अपना एक ऐसा संगठन बना लो जो भारत में आप अपनी अलग ताकत के रूप में उभरे आप। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों ने भारत में रहने वाले कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की और उनको बोला कि आप भी एक ऐसा संगठन बना लीजिए जिसमें कहीं न कहीं आप लोग अपने धर्म के लोगों के अधिकारों की मांग करें। तो अंग्रेजों की बातों से प्रभावित होकर के कुछ लोगों ने ये एक संगठन बनाया जिसका नाम मुस्लिम लीग है, और इस मुस्लिम लीग ने बाद में अंग्रेजों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग की कि हमें भारत में अलग से क्या दिया जाए, निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, आरक्षण की तरह एक व्यवस्था दी जाए। तो अंग्रेजों का ही हाथ था इसकी स्थापना के पीछे, और अंग्रेजों के कहे के अनुसार ही मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों से अपने लिए अलग से विशेष अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। और इन्हीं मांगों के परिणाम स्वरूप हमको दिखाई देता है कि अंग्रेजों ने वर्ष 1909 में, कब 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम लाया। तो बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे, क्या लाया, मार्ले मिंटो अधिनियम या कानून। तो मार्ले मिंटो अधिनियम या कानून के माध्यम से अंग्रेजों ने एक बहुत ही खतरनाक काम किया। वो ये किया कि उन्होंने भारत में जो मुस्लिम लोग थे, बड़े किसके मांग पर, ये सब मुस्लिम लीग की मांग पर हो रहा था, तो भारत में मुसलमानों के लिए अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा कर दी जहां पर केवल मुसलमान ही खड़े होंगे और केवल उन्हें मुसलमानों के द्वारा ही वोट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहीं से भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति की स्पष्ट शुरुआत हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं, 1909 में लाया गया। और इसमें अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया कि भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर मुसलमानों के लिए विशेष रूप से आरक्षण होगा, वहां पर मुस्लिम व्यक्ति ही चुनाव में खड़ा होगा और उसको मुसलमानों के द्वारा ही मतदान किया जाएगा, वोट डाला जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी घटनाएं किससे जुड़ी हुई है, मुस्लिम लीग से जुड़ी हुई है। यही मुस्लिम लीग आगे चलकर और धीरे धीरे लोकप्रिय होता जाता है और उसकी वजह से बाद में वो भारत के विभाजन की मांग करता है और अंततः पाकिस्तान का निर्माण भी इसी मुस्लिम लीग की मांग के चलते ही होता हुआ दिखाई देता है। तो आज के फिर इस वीडियो में हम अभी यहीं पर बात करते हैं, इससे आगे की बातें हम अपने अगले वीडियो में कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।